हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के यूज़ क्यों करते हैं हम, और उसके बाद इसके जो बेसिक टॉपिक्स है, जावा फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन, उसके बाद एरो फंक्शन क्या होते हैं, पैरामीटर्स फियर्स आर्गुमेंट क्या होते हैं, और उसके बाद रिटर्न वैल्यूज़ एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। अब स्कोप एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको स्कोप नहीं आता तो सीख जाओगे ये वीडियो के बाद। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शंस होते क्या है। तो फंक्शंस हम यूज़ क्यों करते हैं? अगर हमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है तो ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग किया है कि हेलो फंक्शन इन जेएस, ये एग्जीक्यूट किया है, और इसको यहाँ पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम की एक फाइल क्रिएट की है, और इसके एट द एंड हमने क्या किया है, स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पर एक फाइल यहाँ पर लिंक की है। अब यहाँ पर फाइल लिंक है तो यहाँ पर हम ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं करेंगे, डायरेक्ट में गूगल में मैंने वो फाइल ओपन कर रखी है। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर देखो हेलो फंक्शन इन जेएस, यानी कि ये फाइल जो है सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। अगर आपने यहाँ पर एक हमारा जावास्क्रिप्ट का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया था, अगर आपने ये एक्सेस नहीं किया है तो ज़रूर एक्सेस कर लेना। वहाँ पर हमने बेसिक से एडवांस तक, यानी कि 4 ही वीडियो हो चुके हैं हमारे, 5वां वीडियो चल रहा है। ओके, तो ये 4 वीडियो में हमने वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, उसके बाद वेरिएबल डाटा टाइप पार्ट 2, यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसेप्ट बाकी था इसलिए सेकंड वीडियो मैंने बनाई। उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये जो सारे इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स है वो आपको आने चाहिए। बिकॉज ऑफ हर प्रोजेक्ट में अगर आप जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, एक ई कॉमर्स वेबसाइट हम डेवलप करेंगे बाद में, जब हम डॉम मोनोपोलाइजेशन पढ़ेंगे तब। ओके, तो ये जो 4 वीडियो आप देखते रहना। ओके, क्योंकि यहाँ पर बेसिक हमने कवर किया है। तो चलिए हमारे मेन बात पर आते हैं कि फंक्शंस होते क्या है और फंक्शन को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर लेट, मैं क्या कर रहा हूँ, x = 10 डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके बाद लेट y मैंने 11 किया। उसके बाद अगर मुझे एडिशन करनी है तो मैं क्या करूँगा, लेट सम = x + y करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर सम की वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा। तो आपको पता है ये तो बच्चों का खेल है ना, ये तो सबको आता है, सबको आता है, यानी कि ये तो हमें आता है कि कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू स्टोर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक सम कर रहे हैं, और उस सम नाम का वेरिएबल हमने डिफाइन किया और उसमें दोनों की सम स्टोर कर ली। अब जैसे इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा मेरा 21, जो कि बिल्कुल सही है। अब ये मुझे क्या करना है, बार बार करना है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे फिर से 2 वेरिएबल्स की एडिशन स्टोर करनी है, यानी कि प्रिंट करनी है। फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2, 1000 बार करना है। तो आप क्या यहाँ पर मैन्युअली टाइप करके देखेंगे, ये कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर y1 x1, उसके बाद y1, उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, sum1, और उसके बाद यहाँ पर भी sum1, और यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दोगे 30, और यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देंगे 10। तो ये आप क्या कर रहे हो, मैन्युअली कर रहे हो। यानी कि अगर आपको, इसको सेव कर लेते हैं हम, और यहाँ पर अब देखो, अब अगर आपको ये मैन्युअली करना है, मैन्युअली करना है यानी कि अगर आप यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हो, यानी कि एक काम रिपीट कर रहे हो, तो आपका कोड गंदा हो जाएगा। गंदा यानी कि आप जो कोड लिख रहे हो उसकी साइज, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपको यही काम, अगर आप देखो, आपको करना क्या है, आपको एडिशन करनी है। ठीक है, आप एडिशन का प्रोग्राम एक ब्लॉक ऑफ कोड में लिख सकते हो और वो कॉल करके रीयूज कर सकते हो, इसी का नाम फंक्शन होता है। तो पहले हमारा टॉपिक क्या था, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में यही है कि आप फंक्शन डिक्लेयर करते हो। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे। अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना है तो मुझे यहाँ पर हेलो नाम का फंक्शन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर हेलो नाम का फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए, ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो हमने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया है, सबसे बेसिक। ओके, अब यहाँ पर ये फंक्शन क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग, ये फंक्शन क्या करता है, से हेलो। देखो ये क्या करता है, से हेलो, यानी कि आपको वो हेलो कहता है। तो आप यहाँ पर आपने क्या किया, फंक्शन को क्रिएट किया। ओके, अब यहाँ पर आप आए और फिर से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको ओपन विथ क्रोम कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे बटन पर क्लिक करेंगे
और उसके बाद हमारी कंसोल विंडो यहाँ पर खुल जाएगी। ओके, तो हेलो फंक्शन इन जेएस ये फिर से प्रिंट हुआ। ओके, अब देखो से हेलो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक कंसोल डॉट लॉग किया, इसको हम बेसिकली इसको हटा देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। अब यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना यानी कि आप एक कोड को एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक ब्लॉक में स्टोर कर रहे हो। हेलो नाम का एक ब्लॉक है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ऐसा समझ लीजिए हेलो नाम का एक ब्लॉक है और वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक ब्लॉक ऑफ कोड क्या कर रहे हो, एक ब्लॉक में सेव कर रहे हो। अगर आप उस ब्लॉक ऑफ कोड सेव किए गए ब्लॉक ऑफ कोड को रीयूज करना चाहते हो तो आपको उसको कॉल लगानी पड़ेगी। अगर आप इसको सेव करते हो और फिर से रिफ्रेश करते हो तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आया? क्योंकि हमने सिर्फ उस कोड को उस ब्लॉक में डाला है, उसको रीयूज करना यानी कि उसको कॉल लगाना बाकी है। अगर हम यहाँ पर हेलो और ऐसे कॉल करें तो यहाँ पर हमारा जो मैंने फंक्शन में जो लिखा था वो डायरेक्टली फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो यानी कि आप जब डॉम म्यूनिपुलाइजेशन पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि फंक्शन का महत्व क्या होता है। फंक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करके देती है। सिंपली अब आप एक फंक्शन है, देखो ये फंक्शन हम ऐसे क्रिएट करते हैं, फंक्शन नेम, उसके बाद उसका ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो यानी कि वैलिड कोड जो जावास्क्रिप्ट का है वही लिख सकते हो, कुछ भी यानी कि कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आप वैलिड जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो और उसको रीयूज कर सकते हो। इससे एक बार मैंने हेलो को कॉल किया तो दूसरे बार भी मैंने हेलो को कॉल कर सकता हूँ, तीसरे बार भी मैंने हेलो को कॉल कर सकता हूँ। ओके, जितना मर्जी चाहे उतने हम हेलो को कॉल कर सकते हो। यही होता है फंक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स कि जब मर्जी हम चाहे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, फंक्शन को तो एक बार ही डिफाइन किया और उसको मल्टीपल टाइम रीयूज कर रहे हो। तो फंक्शन की एक एडवांटेजेस क्या होती है, हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करना यानी कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक जगह पर स्टोर करके रखना और उसको रीयूज करना ताकि हमारे कोड जो कोड है ना वो उसकी लेंथ ना बढ़े। क्योंकि अब देखो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। एक कोड है वो क्या करता है, एडिशन करता है, और एक कोड क्या है वो भी क्या करता है, एडिशन करता है। लेकिन जहां पर हम कम मेमोरी कंज्यूम करेंगे, जहां पर कम वेरिएबल तैयार करके क्रिएट करके हम आंसर लाएंगे और यहाँ पर ज़्यादा वेरिएबल ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करके उस प्रोग्राम को लिखेंगे, तो सबसे बेटर प्रोग्राम कौन सा होगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उसका वो कोड अच्छा होगा। तो इसीलिए फंक्शंस क्या करते हैं ना, अगर आप ये मैन्युअली टाइप करोगे, इसको कॉपी करके मैन्युअली आप टाइप करोगे, ये तो बेसिकली एक लाइन है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको 1000 लाइन का जो कोड होता है ना, 1000 लाइन का, वो एक कंप्लीट टास्क होता है और वो टास्क हमें क्या करना पड़ता है, हर एक टाइम आने पर उसे रीयूज करना पड़ता है। तो हम वो डायरेक्टली कोड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट नहीं करते, हमें फंक्शन में वो कोड स्टोर करते हैं और उस फंक्शन को कॉल करते हो। तो वहाँ पर हमारे बचत हो जाती है, जो लेंथ है हमारे कोड की वो अच्छी रहती है और हमारे जो कोड का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो फंक्शंस एक ऐसी चीज़ है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, वो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट आप अगर सीख ही रहे हो तो फंक्शन आपको आनी ही चाहिए। ओके, तो ये ध्यान में रखिए कि फंक्शन हम क्रिएट कैसे करते हैं, फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद उसका ब्लॉक ऑफ कोड हम लिखते हैं और उसके बाद कॉल हम ऐसे लगाते हैं, फंक्शन और 2 पैरेंथेसिस। ओके, ये जो होते हैं वो पैरेंथेसिस, ये ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमने देखा था पहले, किसका कोड देखा था, हमने एडिशन की थी। अब हमें फंक्शन के थ्रू क्या करना है, एडिशन करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंटीजर x इक्वल टू 10, ओके, और सॉरी लेट x इक्वल टू, वो सी की आदत हो गई C++ की, इंटीजर y इक्वल टू मैंने 20 किया। अब यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैंने x प्लस वाई किया। अब यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, रन करेंगे, कोड को रन नहीं करेंगे, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो इसकी एडिशन कितनी आई, मेरी 30 आई। अब यहाँ पर देखो ये कोड तो सक्सेसफुली रन हो चुका है, लेकिन हमें फिर से क्या करनी है, 2 नंबर की एडिशन करनी है फिर से। तो लेट, फिर से हम क्या करेंगे, लेट x1 इक्वल टू 10 19, उसके बाद लेट y1 इज इक्वल टू 20 और उसके बाद हम फिर से कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
x1 प्लस y1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा एडिशन हो रही है। अब देखो ये काम तो हम एक ही कर रहे हैं तो हम एडिशन ही, लेकिन वो हम बार बार कर रहे। अगर आपको ये 1000 बार करना है तो आपको मैन्युअली टाइप करके देखना पड़ेगा कि ये देखो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, देखो यहाँ पर क्या हो रही है, मेमोरी कंज्यूम हो रही है, यानी कि जो हमारी मेमोरी है रैम में ज़्यादा मेमोरी क्या हो रही है, खा रही है। अब फंक्शन क्या करता है, अब देखो फंक्शन की जादू, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया ऐड नाम का। वो क्या करता है, दो वेरिएबल को ऐड करता है, ठीक है, वेरिएबल को क्या करता है, ऐड करता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर 10 + 20, ओके। और यहाँ पर ऐड को हम क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऐड को कॉल कर लेंगे तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि ये फंक्शन जो है वो हमने डिफाइन किया, उसके अंदर हमने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग 10 + 20, यानी कि हमें एक स्पेसिफिक टास्क करके दे रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है, एमडी में आएंगे फंक्शन एक्सप्रेशन, तो इसको हम उठाकर कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, और ये हम पहले देखेंगे, ओके, ये क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। और आर्गुमेंट, पैरामीटर्स वेयर्स आर्गुमेंट्स। अब देखो पैरामीटर्स होते क्या है और आर्गुमेंट क्या होते हैं। अगर हमें फंक्शन को कुछ इनपुट देना है यानी कि हमें कुछ वेरिएबल्स को, देखो हमारा कोड क्या है, हमारा कोड है डायनेमिक, हमारा कोड नॉट स्टैटिक, म्हणजे हमारा कोड स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक यानी कि जो लिखा, ये देखो ये लाइन क्या है, एक लाइन स्टैटिक है, यानी कि वहां पर कुछ चेंजेस नहीं होंगे, वहां पर हमने मैन्युअली लिखा है, मैन्युअली कैलकुलेट होके कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें नया इनपुट देना है, हमें क्या करना है, एक फंक्शन है एडिशन करता है, वो दो वैल्यू को लेता है और दो वैल्यू की एडिशन क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर a, b, यानी कि, और ये जो लिखा इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। और जब हम फंक्शन के यहाँ से पास कर देते हैं, यहाँ पर हमने 10 और 20 पास कर दिया, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो आर्गुमेंट हम फंक्शन को पास कर देते हैं और एज अ पैरामीटर, ये देखो ये a और b हमने लिया ना, ये क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 10 और 20 करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, a + b, ओके। तो हमने a + b किए। अब यहाँ पर अगर हम इसको फिर से क्या करेंगे, इस, ओके, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखो पहले हमने जो कोड किया था वहां पर हमने डायरेक्टली 10 + 20 लिखा, तो आंसर हमारा 30 आया था। लेकिन अगर हमें वैल्यूज चेंज करना है, हमारा कोड तो डायनेमिक है, डायनेमिक यानी कि चेंजेस होते रहेंगे हमारे कोड में, इनपुट हम अलग अलग दे सकते। यहाँ पर अगर हम 1 और 2, अब देखो यहाँ पर अगर हम 120 और 20 को प्लस करने की कोशिश करो तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। और उसके बाद ऐड हमने किया, उसके बाद फिर से ऐड को कॉल करते हैं, ठीक है ना, 2 और हम 4 को ऐड करते हैं, उसके बाद फिर से ऐड करते हैं। तो हम जितनी चाहे मर्जी यहाँ पर फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं। अब यही है महत्व फंक्शंस का, कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड एक जगह पर स्टोर कर सकते हो और उसको मल्टीपल इनपुट्स देकर वहाँ पर हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ पर 30 + 50 कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ओके, यहाँ पर देखो एडिशन हमारी प्रिंट हो चुकी है, ठीक है भाई। तो यही है हमारा फंक्शन का काम, कि एक काम को हमें बार बार रीयूज करना है। तो ये हमारा एडिशन का फंक्शन है। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो जावास्क्रिप्ट में ना 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, यानी कि एक सिस्टम डिजाइन फंक्शन है और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जो कि हम यूजर क्रिएट कर रहा है। जो प्रोग्रामर है, जो कोडर है, वो क्या कर रहा है, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा है, उस फंक्शन को क्या करना चाहिए वो कोड लिख रहा है और उसको ही यूज कर रहा है, वो क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और जो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन यानी कि जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी में लिखे हुए जो फंक्शंस है उसको इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं, यानी कि सिस्टम डिजाइन फंक्शन। जो कि जब जावास्क्रिप्ट क्रिएट हो चुकी थी, जब जावास्क्रिप्ट के 2 वर्जन है, ES5 और ES6, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा जावास्क्रिप्ट बना था, वहाँ पर बनने के साथ ही उन्होंने कुछ इनबिल्ट फंक्शन बनाए, तो उसको इनबिल्ट फंक्शन कह सकते हैं। उसे हम मैन्युअली क्रिएट नहीं करते, यूजर क्रिएट नहीं करता, वो पहले से डिफाइन है, उसे हम सिर्फ रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि math.random, ये तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो
फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक इनबिल्ट फंक्शन। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबट्रैक्शन का कोड लिखना है। हमें दो नंबर की सबट्रैक्शन करनी है तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेट x इक्वल टू 10 और लेट y इक्वल टू 5 एंड कंसोल डॉट लॉग x माइनस 5। तो ये हम करते आ रहे हैं, यानी कि हम फंक्शन के थ्रू वहां पर वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ओके, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसका नाम क्या होगा, सबट्रैक्शन। और वो क्या करेगा, एज ए इनपुट दो पैरामीटर लेगा, एक जो मेरा x है और एक का y। तो देखो आपको ऐसा नहीं कि आप a और b लोगे, यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x y जो a से स्टार्ट होता है z तक, जो मर्जी चाहे आप उठा सकते हो और यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन आपका कोड रीडेबल हो, यानी कि अगर दूसरा डेवलपर अपने कोड पर, अपने प्रोजेक्ट पर काम करने आए तो उसको भी समझ में आए, इसलिए उसका मीनिंगफुल रखो। मीनिंगफुल कैसे, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नंबर 1 करता हूँ, नंबर 2, और जो भी मेरा दूसरा डेवलपर है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि नंबर 1 वहाँ से आ रहा है, फ्लो ऑफ डाटा कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करके नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। अब जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं ना, तो हमारा आउटपुट कुछ नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आया, क्योंकि हमने फंक्शन तो स्टोर किया है लेकिन उसको हमने बुलाया नहीं। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको क्या करना है, आपका घर है, ओके, आपके यानी कि आप क्या है, एक बिलियनियर हो, यानी कि आपके घर में क्या है, एक नौकर है। एक नौकर क्या करता है, खाना बनाता है, एक नौकर पौधों को पानी डालता है और एक नौकर गाड़ी को चलाता है। अगर आपको खाना बनाना है तो आप क्या करोगे, खाना बनाने वाले नौकर को बुलाओगे, यानी कि वो नौकर क्या है, आपने पहले से ही, आपको पता है वो नौकर आपने पहले से क्या किया है, बुला चुके हैं, यानी कि रख लिया है हम आपने, ओके। सिर्फ आपको उस जिसकी जरूरत पड़ी उसको आपको क्या करना है, कॉल करना है। कॉल करना यानी कि बुलाना है। तो मुझे सबट्रैक्शन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्शन नाम के फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबट्रैक्शन नाम का फंक्शन को कॉल करूंगा। लेकिन आपने वादा किया था कि यहाँ पर आप 2 पैरामीटर पास कर दोगे। अगर आप ये कर दोगे ना तो बात नहीं बनने वाली आपकी, आपको यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5 पास कर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये फंक्शन जैसे आप कॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली वो ढूंढेगा कि ये फंक्शन है कहाँ। अगर फंक्शन नहीं है तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या है, 50 आंसर। तो 50 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन चेंज नहीं किया, हमने प्लस किया, ओके। तो ये बिग मिस्टेक हुई हमारी, सॉरी इसके लिए, ओके भाई। तो यहाँ पर 5 प्रिंट होगा है, 10 माइनस 5 हमने क्या किया, 5 किया और उसका आंसर क्या किया, 5 आया, ओके ठीक है। तो ये बेसिक है, ओके। तो आपको बेसिक आइडिया तो आ चुकी होगी कि फंक्शन हम क्रिएट क्यों कर सकते हो। अगर हमें रीयूजेबल कोड को रीयूज करना है, कोड को एक जगह पर हम स्टोर कर सकते हो और उसको रीयूज कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो। जैसे आप आपके मम्मी पापा को कॉल करते हो, ओके, आप बाहर रहते हो, इमेजिन करो आप बाहर रहते हो और आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो आप क्या करते हो, अपने दोस्तों से मांगते हो क्या, नहीं, आप क्या करते हो, अपने मम्मी पापा को क्या करते हो, कॉल करते हो। और कॉल करने के बाद आप बताते हो कि हमें इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। तो मम्मी पापा क्या करते, फ़ोन पे पर आपको पैसे ट्रांसफ़र कर देते। इसीलिए आपके जो मम्मी पापा है वो है और आपका जो सवाल है वो आप यहाँ पर पास कर दे रहे हो और वहाँ से आपका जो आंसर है वो मिल रहा है, ओके, आपका काम हो रहा है। तो इसीलिए फंक्शन हम यूज़ करते हैं भाई, ओके। तो यही फंक्शन की महिमा, फंक्शन किस लिए यूज़ करते हैं हम। उसके बाद हम देखेंगे एरो फंक्शन। अब देखो फंक्शन तो क्रिएट करने के 2 तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में। एक तो हम मैन्युअली ऐसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो हम क्रिएट करते आ रहे हैं अभी तक, फंक्शन का नेम, उसके बाद ये 2 पैरामीटर, उसके बाद हमने पास किया था, ठीक है ना, ऐसे, ओके, ये पास किया था, ये होता है फंक्शन। फंक्शन तो कॉल तो हम ऐसे ही करते हैं, एरो फंक्शन के हो या इस सिंपल फंक्शन के हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो फंक्शन है ये अलग, यानी कि एक काम तो वही करते हैं। यहाँ पर क्या है, एरो फंक्शन। अब देखो एरो फंक्शन को कैसे बनाते हैं वो देखिए, ओके। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं फिलहाल, ओके। तो हम एरो फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और एरो फंक्शन के, अब देखो एरो फंक्शन में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फंक्शन एक्सप्रेशन देखेंगे, क्योंकि एरो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन पर डिपेंड्स है, ओके। क्योंकि आपको ये समझ में आएगा तो ये डायरेक्टली आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, फंक्शन एक्सप्रेशन देखेंगे, ओके। अब देखो फंक्शन एक्सप्रेशन होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अब
जब आप जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लेवल पर जाओगे ना, तब आपको ये सारे जो कंसेप्ट है वो फालतू कंसेप्ट लगने जाएंगे, यानी कि फालतू नहीं है तो इम्पोर्टेंट ही, लेकिन आपको पता चल जाएगी कि इतनी सिंपल है। सबसे सिंपल तो फंक्शन ही है, फंक्शन को क्रिएट करना है, उसको स्पेसिफिक टास्क करने के लिए उस स्पेसिफिक टास्क को वहाँ पर आप फंक्शन में लिखते हैं, और उसी टास्क को आप अगर रीयूज करना चाहते हो तो उसको कॉल करके रीयूज करते हैं। तो ये सबसे सिंपल टॉपिक्स है जावास्क्रिप्ट में, फंक्शंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वेरिएबल्स, ये वो आपको वहाँ पर जाके रियलाइज होगा जब आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, जब आप एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो एरो फंक्शन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, क्या बताऊँ आपको। और ये फंक्शन एक्सप्रेशन को अगर आप समझे तो आपको एक्सप्रेशन एरो फंक्शन तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो फंक्शन एक्सप्रेशन होता क्या है। अब देखो पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप यहाँ पर लेट x इक्वल टू 10 कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक नंबर को एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हो, यानी कि एक नंबर टाइप की वैल्यू आप एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लेट y इक्वल टू आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे हो। आपको पता है आप एक फंक्शन एक वेरिएबल में सेव कर सकते हो, क्या? यस, एक फंक्शन आप एक वेरिएबल में सेव कर सकते हो, ये क्या बात है। अब देखो हमने सी में देखा था कि एक इंटीजर, अब देखो वहां पर डाटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ओके, लॉन्ग, डबल। तो वहां पर हम डायरेक्टली इंटीजर x इक्वल टू हम 10 लिखते थे, तो हमें पता चलता था कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल, तो हमने कीवर्ड तो यूज किया इंट। अब यहाँ पर इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल जाएगा वहां पर, लेकिन जावास्क्रिप्ट में भाई ऐसा नहीं होता। आप एक वेरिएबल में एक फंक्शन स्टोर कर सकते हो, एक वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, एक एरे स्टोर कर सकते हो, जो चाहे वो मर्जी आप वेरिएबल में सेव कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी चाहे। अब मैं ऐसा लिखूं, लेट बैटरी, ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, माई फंक्शन नाम का एक वेरिएबल तैयार करोगे, मुझे क्रिएट करोगे, ओके, माई फंक्शन वेरिएबल का नाम है इज इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, एक फंक्शन को एक वेरिएबल में क्या करना है, आपको रखना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, फंक्शन, ऐसे ऐसे लग सकते हो। यहाँ पर आपने क्या किया था, फंक्शन लिखा था, उसके बाद आपने यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा था, और उसके बाद उसका ब्लॉक ऑफ कोड लिखा था। लेकिन आपने यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन लिखा और यहाँ पर डायरेक्टली आपने ऐसे किया, ओके। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जब हम फंक्शन का नाम नहीं देते और उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में डिफाइन करते हैं, तो इसको हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये जो माई फंक्शन है ना, यहाँ पर माई फंक्शन में यानी कि एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, उस वेरिएबल में एक फंक्शन स्टोर कर रहे हो, और वो वेरिएबल क्या करता है, एक वैल्यू लेता है, यानी कि एक नंबर 1 और एक नंबर 2 लेता है, और वो यार डायरेक्टली क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग, और वहां पर आपका जो नंबर 1 है इंटू नंबर 2 करता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2 करता है, और आपकी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपकी प्रिंट कर देता है। अब देखो आपने ये किया, अब देखो यहाँ पर तो हमने फंक्शन क्रिएट किया था सब्ट्रैक्शन का, और इसको कॉल हमने इस तरह से किया था। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करें, ये तो बड़ा गंभीर मामला है। तो कोई गंभीर मामला नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ माई फंक्शन लिखना है और यहाँ पर ऐसा कॉल कर देना है। और आपने यहाँ पर वादा किया था कि 2 पैरामीटर पास करोगे, तो यहाँ पर आप 2,3 लिख सकते हो, और आपका आउटपुट क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है भाई, 6 आया। यहाँ पर ऐसे ही एरो फंक्शन यानी कि जो आपका फंक्शन एक्सप्रेशन होता है वो काम करता है, यानी कि आप एक वेरिएबल में एक फंक्शन स्टोर कर सकते हो, क्या, एक वेरिएबल में एक फंक्शन स्टोर कर सकते हो, और उसे रियल इस फंक्शन की तरह रीयूज कर सकते हो, जब मर्जी चाहे आप वहाँ पर कॉल करो, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर 4,5 करो, उसके बाद फिर से कॉल करो, ठीक है, फिर से कॉल करो, यहाँ पर आप क्या करो, 4,3 करो, और जैसे जैसे वो करते तो उसके आंसर हमने ऑटोमेटिक आ जाएगा जो हमने लिखा था, ठीक है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन होता ऐसा है। उसके बाद फिर से हम एक फंक्शन एक्सप्रेशन, हम एक प्रोग्राम तैयार करेंगे, और वहाँ पर ये जो फंक्शन है वो फैक्टोरियल फाइंड करके देगा, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल क्या करते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं, कमेंट आउट, और एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट सपोज हमारा जो फंक्शन है, ओके, हाँ, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, फैक्टोरियल फाइंड करके देता है, ठीक है भाई। अब देखो फैक्टोरियल फाइंड करके देता है, पहले तो एक नंबर लेता होगा,
ठीक है ना। अब देखो फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। अब मैंने 5 लिखा तो वहां पर क्या होगा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वहां से ऐसे जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, उसको p लिखेंगे और उसमें 1 डालेंगे। उसके बाद एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे। हमने देखा था कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि फॉर लूप यानी कि वर्क कैसे करता है। ओके, लेट हम आई को हम शुरू करेंगे 1 से, उसके बाद आई को लेके जाएंगे हम और इक्वल टू कहाँ तक, नंबर तक, और हम आई को एक एक से बढ़ा देंगे। ओके भाई, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो पी है पी इंटू आई, पी इज इक्वल टू पी इंटू आई करेंगे। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी इंटू एक्स इक्वल टू आई। ओके भाई, कौन, ठीक है। तो इसको हम कट कर लेते हैं और ये लिखेंगे, इसका मतलब वही होता है। और यहाँ हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, और वहाँ पर हम पी को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब ये तो हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया। ये फंक्शन क्या करता है, इसको हम फिलहाल कट कर लेते हैं। ये फंक्शन क्या कर लेता है, एक नंबर को एज ए इनपुट लेता है, उसके बाद उसका जो फैक्टोरियल है वो क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। अगर आप इसको सेव करके अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपने उस फंक्शन को बुलाया ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल और उसको 5 पास कर देते, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 120, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, वहाँ पर हम 6 पास कर देंगे तो वहाँ पर वो 720। ओके, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर सेव कर सकते हो और यहाँ पर मल्टीपल टाइम कोई भी इनपुट देकर डायनेमिकली हम यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब ये ब्लॉक ऑफ कोड अगर आपको क्या करना है, 5 का भी करना है, 1000 नंबर का आपको क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, ये फिर से लिखो, फिर से लिखोगे क्या, फिर से 1000 बार लिखोगे, नहीं, आप एक ही बार लिखोगे और वहां पर एक वैल्यू पास करके वो फैक्टोरियल आपका क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। तो यही ब्यूटी आपकी फंक्शन की जो आप यूज कर सकते हो। अब देखो इसको एरो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इस फैक्टोरियल नाम के जो वर्ड्स है उसको हम क्या कर लेते, कट कर लेते, और यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन हम कैसे करते थे, हम वेरिएबल डिफाइन यहाँ पर लेट की वर्ड से करते थे। ओके, लेट की वर्ड से देखो कैसे, लेट फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखो ये है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक तीर में हमने 2 निशाने किए, एक तो वो फंक्शन बनाया, एक तो एरो फंक्शन, सॉरी इस फंक्शन एक्सप्रेशन बनाया। फंक्शन एक्सप्रेशन यानी कि इस वेरिएबल में हमने डायरेक्टली फंक्शन स्टोर किया है, तो इसको हम एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करते हैं कि जिस फंक्शन का नाम नहीं होता, और वो हम यूज करते हैं एक वेरिएबल में सेव करते हैं। और जब हम आगे देखेंगे कि एनोनिमस फंक्शन क्यों यूज करते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो हम ऐसे फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो, इसको हम कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। आई होप कि आपको फंक्शन एक्सप्रेशन नाम की जो कंसेप्ट है वो आपको पता लग गई होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, सबसे सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। आप इसको फिर से करेंगे तो वही आंसर आएगा। ओके, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है भाई। अब हम मुड़ते हैं हमारे एरो फंक्शन पे। सबसे इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन इतना अच्छा है ना, आप तुरंत समझ में जाओगे। एरो फंक्शन नाम में क्या है, हमारा एरो है, यानी कि वहां पर कुछ एरो लगने वाला है, वो ऐसा इमेजिनेशन करिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, फिलहाल कमेंट आउट कर लेते हैं। अब देखो एरो फंक्शन को हम क्रिएट कैसे करते हैं। आपको एरो फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सम नाम का फंक्शन क्रिएट, सपोज लेट सम इज इक्वल टू, क्या कर रहे हो आप, एरो फंक्शन को क्रिएट कर रहे हो। ओ, ये एरो फंक्शन है, हाँ सही सुना, ये एरो फंक्शन है। इसी एरो फंक्शन को मैं समझने के लिए आपको ये फंक्शन एक्सप्रेशन समझा रहा था। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो आपको ये स्टोर करना पड़ेगा। ये देखो, अगर हम ये हटा ले तो इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन, लेकिन आपको एक फंक्शन एक्सप्रेशन में उसको सेव करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एरो फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसको एक सम नाम के वेरिएबल में उसको क्या कर लेता हूँ, मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये भी क्या कर लेता है, यहाँ पर एक वेरिएबल को एज इनपुट लेता है, नंबर 1 इनपुट लेता है, और क्या करता है वो कंसोल डॉट लॉग उसका स्क्वायर प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब नंबर 1 इंटू नंबर 2 ये हमने किया, ठीक है भाई।
और इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल लगाते हैं। एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक आपका फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आप फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या यार, नंबर 2, ओके नंबर 2, सॉरी यहाँ पर गलती होगी मेरे से, माफ़ कर देना मुझे, नंबर 2 लिखा मैंने वहाँ से नैन। अबे नैन क्यों आया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नैन क्यों आया, ठीक है। अब देखो, जब हम सी में और जावा में पढ़ रहे थे फंक्शन, तब हमने कुछ वैल्यू पास कर दी, यहाँ पर एक एज ए इनपुट कुछ पैरामीटर्स लिए, इसको पैरामीटर कहते हैं, और यहाँ पर हम जब पास करते हैं उसको आर्गुमेंट कहते हैं। ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप कोई बच्चे क्या करते हैं, आर्गुमेंट को पैरामीटर कहते हो, पैरामीटर को आर्गुमेंट कहते हैं, लेकिन साफ साफ है दूध का दूध पानी का पानी कि इसको हम कहते हैं पैरामीटर, और इसको हम जब पास कर देते हैं उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट, ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो यहाँ पर हम नैन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, नॉट अ नंबर, ये नंबर के फॉर्म में नहीं है। ऐसा क्यों होता है, अब देखो यहाँ पर जब हमने पढ़ा था कि जब हम लेट और कॉन्स्ट के बारे में पढ़ रहे थे कि जब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वैर का यूज़ करके कुछ वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर वैर a इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर क्रिएट जब हम मैंने किया उसके पहले मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, a को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या आउटपुट आएगा, अनडिफाइन। क्यों अनडिफाइन आया, एरर क्यों नहीं आया, एरर तो आना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर होस्टिंग की कंसेप्ट आती है। अब मैं क्या करूँगा, एक बेसिक एक हवर का वीडियो वहाँ पर होस्टिंग का बनाऊंगा कि टेम्परेरी जोन क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन के फेज कितने होते हैं, ठीक है, वो कैसे काम करता है, सब मैं वहाँ पर पढ़ाऊंगा। लेकिन आप ऐसे ध्यान में रखिए कि अगर हम यहाँ पर बनाने से पहले हम कुछ यूज़ करें, ठीक है, खाना बनाने से पहले हम खाना खा सकते हैं क्या, नहीं ना, ये गलत बात है। लेकिन ये गलत बात वैर, इसलिए हम वैर को अवॉइड करते हैं, तो इसको डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे होस्टिंग के बारे में। लेकिन आप फिलहाल समझ लीजिए कि इसको क्या कहते हैं हम, जब हमने यूज़ किया यानी कि क्रिएट किया ए वेरिएबल, उसको बनाने से पहले ही यूज़ किया, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं होस्टिंग, जाने दो इसको, ठीक है। आपको इस होस्टिंग के बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि होस्टिंग कैसे काम करती है, टेम्परेरी जोन कैसे काम करता है, मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट थे, सब वहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए हमारा नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ पास नहीं किया। अगर हम कुछ पास नहीं करते तो यहाँ पर ये डायनेमिकली क्या करता है, डायनेमिकली नहीं ऑटोमेटिकली क्या करता है, अनडिफाइन अपने आप में लेता है। और अनडिफाइन इंटू अनडिफाइन, यानी कि अनडिफाइन तो कोई नंबर नहीं है, अनडिफाइन तो कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, अगर हम अनडिफाइन इंटू अनडिफाइन करें तो वो नॉट अ नंबर आंसर कर देता है। आपको प्रूफ दिखाओ कैसे, अब देखो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम अनडिफाइन इनटू अनडिफाइन अगर करें तो हम देखो यहाँ पर नॉट अ नंबर आएगा, ठीक है। इसको कॉल नहीं करेंगे हम, ये डायरेक्टली है, ओके, नॉट अ नंबर है। यानी कि आप अनडिफाइन इनटू अनडिफाइन करें तो वो नंबर के फॉर्मेट में नहीं है। आप ऐसे कर तो सकते हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं ना करने का, ठीक है भाई, ओके। तो आपको यहाँ पर आपने सम किया और यहाँ पर आपको 10 और 20 पास कर देना पड़ेगा और आप यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ओके। तो यानी कि वो क्या कर रहा है, आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, ओके, मल्टीप्लाई एस्ट्रिक्स यानी कि मल्टीप्लाई करता है जावास्क्रिप्ट, ओके। तो आंसर आया आपका। अब देखो यहाँ पर क्या है, रिटर्न वैल्यूज़, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रिटर्न वैल्यूज़ क्या होता है। अब देखो आपको तो पता है, क्या पता है आपको कि फंक्शन में आप ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। एरो फंक्शन को तो आप ध्यान से देखिए कि ऐसे क्रिएट करते हैं। फिर से एक एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं जब आपको क्लैरिटी आएगी कि एरो फंक्शन क्या होते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन है वो क्या कर देता है, लेट सपोज एक फंक्शन हमारा प्राइम नंबर है क्या नहीं वो बता देता है, प्राइम नंबर है क्या नहीं वो क्या करता है, बता देता है। प्राइम नंबर क्या होता है बेसिकली, अगर हमने 3 इंटर किया तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि वो उसी से ही डिविजिबल होता है, 1 से, और उसी से डिविजिबल होता है। 9 हमने लिया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 तो 1 से डिविजिबल होता है, वो तो ठीक बात है, लेकिन 9 3 से भी डिविजिबल होता है, क्योंकि 3 3 का 9, 3 3 का 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या है हमारा, 7 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, उसके बाद हमारा है 30, उसके बाद 70,
उसके बाद हमारा 90 तो है, ठीक है 90। तो ये प्राइम नंबर्स है, तो ये नंबर्स प्राइम है क्या नहीं वो हमें क्या करना है, चेक करके भेजना है। तो एक फंक्शन ऐसे बनाना है कि हम एक नंबर पास कर देंगे वहाँ पर और वो बताएगा हमें कि ये नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। सबसे आसान सवाल है, ठीक है भाई। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे इस प्रोग्राम को, तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो लेट इज प्राइम नाम का फंक्शन क्रिएट करते हैं और वहां पर, ठीक है ठीक है। तो वो क्या करता है, एज ए इनपुट एक नंबर को लेता है, नंबर तो लेगा ही ना। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, फॉर लूप लगाएंगे। हमें क्या करना है, लेट आई इज इक्वल टू, हम 2 से शुरू करेंगे, आई इज लेस देन नंबर तक और आई को प्लस प्लस। अब देखो ये सिंपल लॉजिक है बच्चों वाला। आपने अगर सी पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट तो अभी पढ़ रहे जावा। अब देखो वहाँ पर हमने प्राइम नंबर का कोड किया था। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ये हमने देखा कि वो एक तो 1 से डिविजिबल होता है और एक तो कहाँ से डिविजिबल होता है, एक तो अपने आप से डिविजिबल होता है। एनी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होता। यानी कि जो मेरा 9 है, 9 क्या है, 9 तो 1 से भी डिविजिबल है तो है, और 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है, 9 से भी, लेकिन 9 3 से डिविजिबल है, इसीलिए 9 को हम प्राइम नंबर नहीं कहते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 1 से तो डिविजिबल हर नंबर होता है, तो क्या हर नंबर प्राइम है, नहीं, इसलिए हमने 2 से शुरू किया। अब हमने क्या करना है, 9 तो 9 से डिविजिबल होता है, अब सब नंबर तो सब नंबर से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। 9 9 1 सा 9, 30 30 1 सा 30 और 12 12 1 सा 12। तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है ना, इसलिए हमने क्या किया, लेस देन, यानी कि उससे कम, उससे एक कम, ठीक है, और आई को प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पर एक खतरनाक, यानी कि एक अच्छा वाला खतरनाक लॉजिक है, इफ। हम क्या करेंगे, देखेंगे इफ क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो मेरा नंबर है ना, नंबर अगर मैं नंबर मॉडुलस आई करूँ और उसका आंसर अगर 0 आए ना, तो मुझे पक्का पता है, अगर देखो 9 प्राइम नंबर है क्या नहीं वो चेक करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करके जाना पड़ेगा। 2 से डिवाइड होता है क्या, 3 से होता है क्या, 4 से होता है क्या, 5 से होता है क्या, 6 से होता है क्या, 7 8 9 से तो होता है, 9 तक तो मैं जाऊंगा नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पर कंडीशन इसी लिखी। समझ में आ रहा है ना बात, आई को 2 से शुरू किया। इसी तरह से मुझे आई में तो पहले 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8, जब तक मेरा नंबर -1 नहीं होता। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। ओके भाई, आपकी मर्जी। नंबर ओके, तो आप आपकी मर्जी ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, पहले मैंने लिखा था, कोई बात नहीं, जैसा आपका दिमाग चलेगा ना वैसे लिखने का, ठीक है भाई। अब ये क्या है, ये प्राइम है क्या नहीं, अब देखो नंबर मॉडुलस मैंने आई किया और वो इक्वल टू का आया, 0 आया। अगर वो 0 आया तो बात समझ लेने की वीडियो कि वो प्राइम नंबर नहीं है, वो धोखेबाज है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देना है, रिटर्न। अब देखो ये रिटर्न शब्द काम आता है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करके दे रहा है। अब देखो हमारे जीवन में जब हम किसी को पैसे देते हैं ना, तो इसीलिए पैसे नहीं देते कि वो यूज करे और अपना काम करे और उसी के पास रखे, इस हिसाब से नहीं हम उसे पैसे देते। तो इस हिसाब से पैसे देते कि वो अपना तो काम करे ही करे, लेकिन हमारे पैसे तो रिटर्न करे ना। क्योंकि जब हम कोई पैसे इन्वेस्ट क्यों करते हैं हम पैसे, क्योंकि हमें कुछ पैसे मिले, यानी कि रिटर्न मिले, उसका डबल मिले, रिटर्न मिले, इसीलिए हम रिटर्न, यानी कि वहाँ पर देखिए फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड क्यों यूज करते हैं। फंक्शन हमने कॉल करने के बाद फंक्शन कुछ टास्क कंप्लीट करके कुछ दे हमें, पहले तो हमने रिटर्न यूज नहीं किया था, तो वो फंक्शन काम करके तो हमें दे रहा था, लेकिन कुछ, यानी कि वो प्रिंट करके दे रहा था, सिर्फ कंप्लीट कर रहा था, टास्क कर रहा था, लेकिन वो भी कुछ दे नहीं रहा था, ठीक है। तो एक खाना बनाने वाला नौकर है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ खाना बना रहा है, ओके, और वो हमें जब तक खाना नहीं देगा तब तक खाएंगे कैसे। तो जैसे ही हमारा जो रिटर्न शब्द है वो क्या करता है, फंक्शन से रिटर्न करता है इज प्राइम, यानी कि ये फंक्शन एक बुलियन टाइप का फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमने क्या किया, इज प्राइम, यानी कि प्राइम है क्या नहीं। तो यहाँ पर हमने पता है कि अगर नंबर मॉडुलस आ इक्वल टू 0 है, तो भाई ये पक्का प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको प्राइम नंबर नहीं है तो आपको फॉल्स रिटर्न करके देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न, और आपको यहाँ पर रिटर्न कर देना पड़ेगा ट्रू, ठीक है भाई। अगर यहाँ से आप
प्राइम नंबर नहीं होता तो यहाँ पर आपको ट्रू रिटर्न, प्राइम नंबर होता है तो आपका ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप उसको कॉल करोगे, किसको कॉल करोगे? अब देखो console.log। अब ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन मैंने लिखा था, ये एक बुलियन वैल्यू को कंटेन करेगा। कंटेनर जो होता है ना, सब होल्ड करता है, तो ये जो बुलियन टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा कौन? इज प्राइम। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? ट्रू लिखा, यानी कि ये तो यहाँ पर फॉल्स लिखा, यहाँ पर ट्रू लिखा। एक तो ये फॉल्स रिटर्न करके देगा, एक तो ये ट्रू रिटर्न करके देगा। जावास्क्रिप्ट में जब हमें राइट और रॉन्ग डिसाइड करना होता है तो हम दो साइड से कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स यानी कि हमारा रॉन्ग है और ट्रू हमारा सत्य है, यानी कि हमारा जो करेक्ट है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए console.log मैंने किया और यहाँ पर हमें इज अ प्राइम को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम 2 पास कर देंगे कि ये 2 जो है वो प्राइम नंबर है क्या नहीं। तो यहाँ पर ट्रू आया यानी कि हमारा जो 2 है ना वो प्राइम नंबर है। हम 9 पास कर देते भाई, 9 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाए? फॉल्स। नो भाई, 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम पास क्या कर देंगे? यहाँ पर अब 17 पास कर देंगे। 17, तो 17 प्राइम नंबर है क्या? यस, 17 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर ट्रू आया। तो इस तरह से हम फंक्शन का यूज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए। ठीक है भाई। अब देखो हमें एक टास्क के बाद हमें क्या करना है? प्राइम नंबर है क्या नहीं, वो नंबर प्राइम नंबर है क्या नहीं, वो चेक करते रहना है, बार बार चेक करते रहना है। तो क्या हम ये कोड बार बार लिखेंगे? नहीं ना, ये हम तो करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे? फंक्शन में वो कोड लिखेंगे और उस फंक्शन को रीयूज करेंगे। इसको हम कहते हैं पैरामीटर और इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स। ध्यान में रखना, ओके, भूलना मत। ठीक है, तो ये हमने किया। अब देखो रिटर्न का अभी तक यूज दिखा आपने, इसको हम डायरेक्टली ऊपर करते थे। ओके भाई, अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। लेट सपोज हमारा एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? हमारा सम नाम का फंक्शन है। लेट सम इज इक्वल टू, सम नाम का फंक्शन है, एरो फंक्शन है। आपको सिंपल फंक्शन तो आता है, तो एरो फंक्शन की प्रैक्टिस जरा सा कर लेना। अब देखो यहाँ पर आपको रटना नहीं है, आपको समझ लेना है कि फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, आपको ChatGPT पर जाना है, प्रॉम्प्ट डालना है कि फंक्शन क्यों यूज करते हैं, क्यों। सबसे डॉक्यूमेंटेशन MDM पर जाके जितना मर्जी चाहे, यानी कि जितना आप सीख सकेंगे उतना सीखिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो ऐसी लैंग्वेज है ना, इतनी खतरनाक लैंग्वेज है। जब आप सीखोगे ना तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि क्या बताओ आपको। ठीक है, जाने दो। तो ये क्या करता है? 2 इनपुट लेता है, नंबर 1, उसके बाद हमारा नंबर 2। ठीक है भाई, नंबर 2 हमने लिया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं, डायरेक्टली रिटर्न करते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो आपको पता है कि ये जो फंक्शन है एक इंटीजर वैल्यू है, कि एक नंबर क्या करेगा? होल्ड करेगा। अब यहाँ पर आप console.log करोगे, क्योंकि आप अगर ऐसा करोगे ना, कैसा करोगे आप? मैन्युअली पहले हम ऐसा करते थे और फिर हम नंबर 1 यानी कि हमने 2 डाला और 3 डाला, ऐसे मैंने डाला। और यहाँ पर अगर मैं जैसे एग्जीक्यूट करूँ तो कुछ नहीं होगा आपका। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न किया है। आप जब रिटर्न करोगे तो ये एक जो फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर लेगा, और ये जो होल्ड कर लेगा वो आपको डिस्प्ले तो करना पड़ेगा ना। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा console.log और यहाँ पर v। ठीक है भाई, तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। और आपको जो आंसर है वो क्या मिलेगा आपको? देख लीजिए आप, 5 मिलेगा। ओके, बच्चों वाली कैलकुलेशन। ठीक है भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई साहब रिटर्न का नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। अब देखो मैंने यहाँ पर फिर से क्या किया? c इज इक्वल टू 20 डाला। अब देखिए, और यहाँ पर फिर से console.log किया। क्या किया? c को किया। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये फीकी पड़ी है, यानी कि एक्सटेंशन में हमें बता दिया कि ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब देखो एक रूल है कि रिटर्न के नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। आपको जब तक आप जिंदा है तब तक ध्यान में रखना है कि आपका जो रिटर्न का नीचे का कोड है वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर वैसे किया था, लेकिन भाई साहब जब हम इफ का क्यों यूज करते हैं? जब तक ये कंडीशन अगर ट्रू हुई ना, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो भी हम इफ के अंदर घुस सकते हैं ना, इसलिए हमने इंटरचेंज में ट्रू लिखा। यानी कि अगर हम यहाँ पर घुसे ही नहीं तो रिटर्न ट्रू होने की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, डायरेक्टली ट्रू रिटर्न हो जाएगा, यानी कि फॉल्स रिटर्न होने की बात ही नहीं आएगी, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रिटर्न के नीचे का कोड, कोई भी कोड लिखो, आपका वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
ठीक है भाई। तो आपको ये पक्का ध्यान में रखना है कि रिटर्न का नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस तरह से हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। अब देखो आपको एक ट्विस्ट बताओ एरो फंक्शन की। आपकी ट्विस्ट ये है कि अगर आप एरो फंक्शन में एक ही लाइन लिखते हो तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या बता दे रहा हूँ मैं, अगर आप एरो फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट कर लेना, ओके, अपने नोटबुक पर, कि रिटर्न के नीचे का कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होता, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन अगर आप एरो फंक्शन में अपने एरो फंक्शन, देखो एरो फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एरो फंक्शन की, ऐसा जो फंक्शन है ना वो एरो फंक्शन है। अगर मुझे एरो फंक्शन में एक ही लाइन लिखनी है, यहाँ पर क्या एक ही लाइन है ना, रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2, अगर मुझे वो करना है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली। अब मुझे ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट में लपट लूँगा, ठीक है, क्योंकि आंसर आएगा करूँगा। ये देखिए ऐसा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटू, चलेगा। तो ये एक एरो फंक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हो। फिर से हम यहाँ पर अगर हम console.log करें, console.log, और यहाँ पर हम नंबर 1 प्लस नंबर 2 करें और इसको हम कमेंट आउट करें फिलहाल, ओके। तो ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ओके। तो मैं सम को कॉल ही नहीं किया, ओके, सम को मुझे कॉल करना पड़ेगा 2,3, ठीक है। आए कि नहीं 5। तो यही है हमारा कि अगर आपके कोड में पहले कैसा था हमारा, पहले ऐसा था, पहले हमने ऐसा लिया था, लेट्स इज इक्वल टू, ओके, मेरा एरर फंक्शन का सिंटैक्स प्लस हो गया साला, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, क्या रिटर्न कर रहे थे आप, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, और ये आपको सेव करना है कहाँ पर, console.log, और यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है भाई, यहाँ पर ऐसे लिखना है। तो आपका जो आंसर है वो अनकोड, ये देखो, अब देखो यहाँ पर क्या एरर आया, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमने लिखा ही नहीं ना, कॉमा नंबर 2, ठीक है, गलती होती रहती है अनजाने में, ठीक है भाई। 5 आया अपना उत्तर। अब देखो फंक्शन का इसीलिए हमने मेन उद्देश्य है कि आपको कोड को रीयूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैं बात पर कह रहा हूँ आपके दिमाग में घुसने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, सम 2 लिख देते हैं इसको, ठीक है, सम 2, ठीक है, क्योंकि आप एक वेरिएबल तो दो नाम नहीं ले सकते ना, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 2 लिया, अगर मेरा जो एरो फंक्शन है ऐसा लिखता है एरो फंक्शन को, ये जो इसका मीनिंग, ये देखो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग एक ही है भाई। ये अगर मेरा एरो फंक्शन का कोड एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, अगर जावास्क्रिप्ट का कोड मेरा एक ही लाइन में है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये समझा दिया है आपको। अब बात आती है मेरी स्कोप की। आपने पढ़ा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, पैरामीटर वेयर्स आर्ग्यूमेंट्स, फंक्शन एक्सप्रेशन, एरो फंक्शन, उसके बाद रिटर्न वैल्यूज कैसे करते हैं। अब देखेंगे स्कोप। अब देखो स्कोप क्या होता है, हम इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं सबको, ठीक है, नया फेज हमारा। स्कोप क्या होता है, जब हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू एक्स जाने दो, लेट नंबर इक्वल टू, हम यहाँ पर उसमें 20 डालते हैं, और यहाँ पर हम एक वैल्यू को डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के बाद उस नंबर को हम प्रिंट करते हैं। तो वो क्या होता है सक्सेसफुली आउटपुट स्क्रीन पर, यानी कि हमारे कंसोल पर क्या होती है, ये देखो ये मेरा कंसोल है और वहाँ पर ये प्रिंट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँ, यहाँ पर अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँ हेलो नाम का, और वहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन करूँ, वेरिएबल का नाम है मेरा ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर 10 करूँ, और उस वेरिएबल को अगर मैं console.log बाहर एक्सेस करूँ तो वहाँ पर मुझे एरर आएगा। क्या एरर आ जाएगा, अनकोट रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 120-30, यानी कि देखो यहाँ पर आंसर एरर आ रहा है कि ए को डिफाइन नहीं किया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ए का जो स्कोप है, स्कोप यानी कि हमारी जो लिमिट है, ए की जो लिमिट है वो यहाँ तक ही है, या इस ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट के यहाँ पर ही सीमित है ए की लिमिट।
तो आप ए को बाहर यूज नहीं कर सकते, इसलिए ए को हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पर लोकल स्कोप है और ग्लोबल स्कोप है। लोकल स्कोप यानी कि कोई वेरिएबल अगर एक फंक्शन के अंदर डिफाइन है और उसे आप ग्लोबली एक्सेस करना चाहते हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, लोकल है। लेकिन आपका क्या है, नंबर है, आपका क्या है, एक नंबर है। नंबर आपने कहाँ पर डिफाइन किया, होल डॉक्यूमेंट में, जहाँ पर आपने कोई फंक्शन नहीं क्रिएट किया है। मेन जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट में आपने क्या किया, नंबर को डिफाइन किया। लेकिन आप यहाँ पर नंबर को यहाँ पर क्या कर रहे हो, कंसोल कर रहे हो, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आप इस नंबर को यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पर, नंबर, यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, कोई बात नहीं। और इस फंक्शन को अगर हम कॉल करें तो यहाँ पर हमारा फंक्शन सक्सेसफुली कॉल हो गए, हमारा नंबर को प्रिंट कर देगा। अब देखो 20 प्रिंट किया। अब देखो स्कोप यही होता है, जो नंबर मैंने डिफाइन किया उसको ग्लोबली डिफाइन कहते हैं, और उसको मैंने ए डिफाइन किया, तो ए क्या है, मेरा लोकल स्कोप है, तो ये फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होगा, फंक्शन के बाहर वो कभी एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, इसको हम कट कर लेते। अब देखो मैंने ग्लोबली वेरिएबल डिफाइन कैसे किया, लेट x इक्वल टू मैंने 20 किया, तो ये क्या है, ग्लोबली मैंने वेरिएबल को डिफाइन किया और ये लोकली मैंने डिफाइन किया। x तो मेरे फंक्शन के अंदर यूज कर सकते, लेकिन मेरा जो a है उसको हम हेलो के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एक जादू, अब एक फंक्शन में क्रिएट करता हूँ, एक फंक्शन है उसका नाम मैं पेरेंट रखता हूँ, पेरेंट रखता हूँ उसका फंक्शन, उसका नाम मैं क्या रखता हूँ, पेरेंट रखता हूँ। अब एक वेरिएबल को मैं क्रिएट करता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर उसमें 10 डाल देता हूँ। ये ए क्या है, बार आता है साला, ए बी इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ 20 उसमें रख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं तो क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके बी को तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन भाई इस बी को मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, ये तो आपको पता है। ठीक है ना, इतना तो समझ में आया कि ये क्या है, लोकली मैंने वेरिएबल फंक्शन में डिफाइन किया है इसका। और यहाँ पर देखो लेट बी इज इक्वल टू 23, इसका और इसका कोई भी संबंध नहीं है, दूर दूर का संबंध नहीं है। ये ग्लोबली डिफाइन किया है, ये लोकली डिफाइन किया है, तो इसकी जो मर्यादा है, लिमिट है, उसकी जो लिमिट है, लिमिट ही आप कह सकते हैं। इसकी जो कहाँ तक, स्कोप क्या होता है, स्कोप यानी कि वो जो वेरिएबल है उसकी लिमिट कहाँ तक है, उसका एक्सेस कहाँ तक है, उसको हम स्कोप कहते हैं। तो बी की जो लिमिट है यानी कि एक्सेस है वो होल डॉक्यूमेंट में है, क्योंकि हमने बी को तो कहाँ पर भी कुछ फंक्शन में कोई भी कहाँ पर भी ले नहीं रखा है ना, सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पर बी को डायरेक्टली ग्लोबली डिक्लेयर किया, तो वो कहाँ पर भी एक्सेस हो जाएगा। लेकिन देखो हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, आपको पता है, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन तो क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने एक चाइल्ड नाम का फंक्शन क्रिएट किया और यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग करके ये तो हमने क्या किया, कट किया। अब देखो बी को प्रिंट किया और मैंने क्या किया, चाइल्ड नाम का जो फंक्शन है ना, चाइल्ड और इसको क्या किया, कॉल किया। और फिर से मैंने यहाँ पर पेरेंट नाम का जो फंक्शन है उसको मैंने क्या किया, कॉल किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आता हूँ, तो यहाँ पर मेरा 20 प्रिंट हुआ। तो आपको ये समझ में आता है कि अगर हम यहाँ पर b इज इक्वल टू 20 करें और वेरिएबल को क्रिएट किया, और एक इनर फंक्शन है मेरा, इनर फंक्शन यानी कि ये जो फंक्शन मैंने क्रिएट किया है ना, यहाँ पर ये फंक्शन, ये चाइल्ड नाम का फंक्शन, वो बी को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि चाइल्ड का पेरेंट कौन है, पेरेंट फंक्शन है, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो पेरेंट फंक्शन के अंदर डिफाइन है, अंदर यानी कि इनर, यहाँ पर अंदर डिफाइन है, तो वो पेरेंट के सभी मेंबर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन बात यहाँ पर आती है, अगर आप ये करो, अगर आप यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन करो, वेर नहीं, बी ए इज इक्वल टू, और उसमें मैं क्या करूँ 30 डालूँ, और अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करूँ, भाई यहाँ पर एक्सेस करूँ कंसोल डॉट लॉग, कहाँ पर, यहाँ पर ए को प्रिंट करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। क्यों पॉसिबल नहीं है, अनकोड रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड।
तो चाइल्ड के जो फंक्शंस है वो ए जो है ना ये की लिमिट ए की जो लाइकी है मेरी वो यहाँ तक ही इस ब्रैकेट जो ऐसा ब्रैकेट है ना इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर ही है। इस ए को मैं सिर्फ चाइल्ड फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकता हूँ। लेकिन भाई ये जो 20 है b इज इक्वल टू 20 ये इस ब्रैकेट और ये जो एंडिंग है जो स्टार्टिंग और एंडिंग वहां तक भी वो एक्सेसिबल है। तो आई होप कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है स्कोपिंग की लेक्सिकल स्कोप तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जो एडवांस कंसेप्ट है हमारे वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट ये जावास्क्रिप्ट के जो आपको आने ही चाहिए, ठीक है भाई। तो हमने क्या पढ़ा स्कोपिंग के बारे में, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। तो इसी तरह से हमारा जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। फंक्शंस, फंक्शन डिक्लेरेशन, देखिए आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक से ही हम एडवांस के तरफ जा सकते। अब डायरेक्टली आप एडवांस सीखने की कोशिश करोगे तो नहीं सीख पाओगे ना, क्योंकि आपको पहले बेसिक आना चाहिए कि एरो फंक्शन किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। एरो फंक्शन में अगर एक ही लाइन हो तो हम रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज़ करते, तो डायरेक्टली वो समझ लेता है ऑटोमेटिकली कि वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा ना तो वो अगर ये एक्सेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग से बताया हुआ है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर होने के कारण हमने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, लेकिन हम फिर से एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो हमने फिर से चालू किया। तो 2 मंथ हो गए कि इस वीडियो को अपलोड करते हुए, ओके। तो ये वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। अब सबसे इम्पोर्टेंस है कि हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। 10-12 वीडियो हम ऐसे बनाएंगे कि जब तक आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोर कंसेप्ट है, कोर यानी कि वही लूपिंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो आपको क्या करना है, पहले मास्टरी करनी है। आपको यहाँ पर ग्रीक फॉर ग्रीक्स नाम की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज दी होगी। और वेब डेवलपमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो जावास्क्रिप्ट को सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई, ओके। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर में भले मेरा लेक्चर बोर है लेकिन अच्छा है, ओके। इस हिसाब से ओके, तो ठीक है भाई। तो इस तरह से पढ़ते रहना, और मैं भी रुकता यहाँ पर। धन्यवाद।